एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और सबकी नीट की तैयारी चल रही है मस्त। तो मैं लेकर आई हूं आज नीट फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने हैंड पिक किया है फ्रॉम ऑल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो यानी कि ये उसी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो दिस इज नॉट जस्ट वन वीडियो, इस तरह के MCQ वाले वीडियो अभी काफी सारे आने वाले हैं एक के बाद एक। ठीक है, तो साथ ही रहिएगा। एंड फॉर दिस वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 1. A potentiometer wire is 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it. ठीक है, two cells are connected in series, first to support one another and then in opposite direction. इसका मतलब है पहले सिनेरियो में दो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया, उसके बाद क्या किया गया, उनको सीरीज में ही कनेक्ट किया गया लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट किया गया। मतलब ये दो जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसे हैं। द बैलेंस पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड एट 50 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर इन द टू केसेस। तो अगर ये हमारा केस 1 है और अगर ये केस 2 है, तो केस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो बैलेंसिंग पॉइंट है दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और केस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो बैलेंसिंग पॉइंट है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ EMFs इज, अब दोनों का जो EMF है उसका रेशियो हमें निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे, तो पहले केस में इक्विवेलेंट EMF है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सम ऑफ द EMFs ऑफ दीज टू सेल्स। तो हम एज्यूम करते हैं कि इसका EMF E1 है और इसका EMF E2 है, इसका E1 इसका E2। तो यहाँ पे जो नेट EMF होगा फर्स्ट केस में वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, और नेट EMF सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, तो अब ये दोनों अलग अलग वैल्यूज है तो इसको हम E डैश मानते हैं और इसको E डबल डैश मानते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट से हमें ये पता है कि EMF जो है वो हमेशा बैलेंस पॉइंट के का जो डिस्टेंस होता है, जो बैलेंसिंग लेंथ होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि E डैश बाई E डबल डैश इज इक्वल टू L1 बाई L2। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में निकालना है इन दोनों सेल्स के EMF का रेशियो। बेसिकली हमें E1 बाई E2 इज इक्वल टू क्या, ये निकालना है। ठीक है, तो अब E डैश बाई E डबल डैश हमारा है L1 बाई L2, क्योंकि जो नेट EMF है, नेट EMF का रेशियो इज इक्वल टू L1 बाई L2 होता है। तो इस केस में E डैश इज इक्वल टू E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E डबल डैश इज E1 माइनस E2, दिस इज इक्वल टू L1 बाई L2। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, अब इसमें हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम हेल्प लेते हैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के कॉन्सेप्ट का। तो आपको याद होगा, ये हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब भी हमारे पास कुछ इस तरह के फॉर्मेट में रहता है जैसे A प्लस बी बाई A माइनस बी। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो बेसिकली न्यूमरेटर हमारा E1 प्लस E2 है और डिनोमिनेटर E1 माइनस E2 है। तो इस तरह से हमने कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, उसी तरह राइट हैंड साइड भी होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ E2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में E1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2E1 डिवाइडेड बाई 2E2 एंड दिस इज इक्वल टू L1 प्लस L2, यानी कि 50 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 10, 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर E1 बाई E2 इज इक्वल टू 60 बाई 40 विच इज इक्वल टू 3 बाई 2 विच इज इक्वल टू 3:2। तो करेक्ट आंसर है 3:2। जो कॉमन मिस्टेक अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन में करते हैं वो ये है कि L1 L2 दिया हुआ है तो लोग सोचते हैं कि अच्छा EMF का रेशियो इज इक्वल टू बैलेंसिंग पॉइंट का रेशियो, तो लोग बस इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं विच इज 50 बाई 10 दैट इज 5:1 और बोलते हैं 5:1 इज द राइट आंसर।
बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना होगा, जो रेशियो निकालना है वो इन दोनों सेल्स का निकालना है, राइट। ये इस सेल का और इस कंडीशन का, इन दोनों का रेशियो नहीं निकालना है, राइट। तो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के तभी आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The potential difference VA minus VB between the points A and B in the given figure is, तो हमें पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं AI जो है, ये जो करंट है वो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, ठीक है, मतलब ये सर्किट में फ्लो करने वाला करंट है। अब करंट अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है, यानी कि जो VA का पोटेंशियल है वो VB के पोटेंशियल से ज़्यादा है, क्योंकि अगर दोनों का सेम ही पोटेंशियल रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करेक्ट। तो अब चूंकि करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB जो होगा वो बेसिकली क्या है, करंट फ्लो की वजह से जितना भी बीच में ये जो रास्ता है A से B तक का, उसके बीच में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो पहला वोल्टेज ड्रॉप तो क्या होगा, I इंटू R1, दैट इज I इंटू 2 ohms, ये हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर। दूसरा वोल्टेज ड्रॉप होगा I इंटू 1 ohms, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 ohm रेजिस्टर, तो वो हो जाएगा I इंटू 1। और तीसरा क्या होगा, तीसरा ये बीच में जो 3 वोल्ट्स का सेल है वो उसके अक्रॉस भी तो कुछ वोल्टेज है, राइट, तो वो हो जाएगा +3। तो यहाँ पे I की वैल्यू दी हुई है 2 एम्पियर्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9 वोल्ट्स। तो +9 volts is the right answer. Question number 3. A filament bulb 500 watt 100 volts is to be used in a 230 volts main supply. ठीक है, तो बनाते रहते हैं सर्किट भी। तो ये हमारा बल्ब है जो जिसकी रेटिंग क्या है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 500 वॉट और 100 वोल्ट्स का है, ठीक है, और इसको हम यूज़ करेंगे 230 वोल्ट्स के मेन सप्लाई में, वो भी ठीक है। When a resistance R is connected in series with the bulb, तो इसके साथ जो है एक रेजिस्टेंस R को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, और जब कनेक्ट किया है तब बल्ब जो है इट वर्क्स परफेक्टली एंड द बल्ब कंज्यूम्स 500 वॉट। तो जैसे ही हमने इस बल्ब के साथ ये रेजिस्टेंस लगा दिया है तो बल्ब अच्छे से काम भी कर रहा है, और उसका जो कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन, दैट इज 500 वॉट। तो हमें इस R की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये जो है ये 230 वोल्ट्स है। तो ये हमारा सर्किट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमको अब ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसके अलावा अभी बल्ब का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, राइट। तो सबसे पहले हम बल्ब के रेजिस्टेंस को निकालते हैं ताकि हम सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकें, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप है टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो इसको हम डिनोट करते हैं RB से। अब हमें क्या पता है, पावर का जो रिलेशन होता है रेजिस्टेंस के साथ, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि पावर इज इक्वल टू V² बाई R। अब बल्ब का जो पावर है वो कितना है, 500 वॉट। बल्ब का जो वोल्टेज है वो कितना है, वो है 100 वोल्ट्स, राइट। तो RB क्या हो जाएगा, RB विल बी इक्वल टू VB² बाई PB, यानी कि 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 5 2 10 0। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये हो गया 20 ओम्स। तो मतलब 20 ओम्स जो है वो बल्ब का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि बल्ब के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि करंट थ्रू द बल्ब वो कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू V बाई R, यानी कि V बल्ब बाई R बल्ब। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 बाई 20 विच इज इक्वल टू 5 एम्पियर। इसका मतलब बल्ब के थ्रू 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है।
अब अगर हम ओवरऑल सर्किट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बल्ब और रेजिस्टेंस R ये दोनों तो सीरीज में है, तो अगर बल्ब के थ्रू 5 एम्पियर करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस R के थ्रू भी 5 एम्पियर ही करंट जाएगा। तो बेसिकली इस पूरे सर्किट से 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो अगर हम पूरे सर्किट की बात करें, ओवरऑल सर्किट की अगर हम बात करें, तो सर्किट में I इंटू आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 230 वोल्ट्स। मतलब ओवरऑल सर्किट के लिए नेट वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट्स, नेट करंट क्या है I और नेट रेजिस्टेंस क्या है R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की यहाँ पे क्या वैल्यू है, R इक्विवेलेंट में जो है कैपिटल R और बल्ब का रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R बल्ब प्लस कैपिटल R। सो दिस इज इक्वल टू 230। अब इस केस में हमें I की वैल्यू पता है, I इज 5 एम्पियर, RB की वैल्यू भी पता है विच इज 20 ओम्स प्लस R इज इक्वल टू 230, यानी कि R प्लस 20 इज इक्वल टू 230 बाई 5 विच इज इक्वल टू 46। Therefore R is equal to 46 minus 20 which is equal to 26 ohms। तो यानी कि जो R रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू होगी 26 ohms। तो एक बार जल्दी से देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में हमने अप्रोच क्या फॉलो किया। तो यहाँ जो हमारा अप्रोच था वो ये था कि हमने सर्किट बना लिया पहले, ठीक है। अब एक R की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल सर्किट में अगर हम करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू पता कर लें तो हम आराम से R की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वोल्टेज की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई ही थी, बट करंट कितना फ्लो कर रहा है वो पता नहीं था। तो अब करंट कितना फ्लो कर रहा है वो हम R से तो पता कर नहीं सकते क्योंकि R हमें पता नहीं था। तो हमारे पास क्या बचा रास्ता, बल्ब का, ठीक है। बल्ब के लिए कुछ कुछ वैल्यूज दी हुई थी, तो बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, बल्ब के थ्रू करंट निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने सर्किट से करंट निकाल लिया, सर्किट का वोल्टेज पता ही था और हमने R निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 4, A, B and C are voltmeters of resistance R 1.5R and 3R respectively as shown in the figure. When some potential difference is applied between X and Y, then the voltmeter readings are VA, VB and VC respectively। ठीक है, then अब हमें निकालना क्या है कि ये VA, VB और VC के बीच में रिलेशन क्या है, यही हमें निकालना है, ठीक है। तो इनकी रेजिस्टेंसेस क्या है, ये इसका रेजिस्टेंस है R, B का रेजिस्टेंस है 1.5R और C का रेजिस्टेंस है 3R। तो पहले हम करंट का देखते हैं। अगर हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है तो B और C से कितना फ्लो करेगा, लेट अस एज्यूम कि B से करंट फ्लो कर रहा है I1 और C से करंट फ्लो कर रहा है I2 और वापस यहाँ पे I1 और I2 जुड़ के बना दे रहे हैं I। कुछ इस तरह से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम इस सर्किट को बहुत ध्यान से देखें तो ये जो B है और जो C है ये दोनों का अरेंजमेंट पैरेलल है, क्योंकि दोनों का ही जो एक एंड है वो साथ में जुड़ा हुआ है, दोनों का दूसरा एंड भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली 1.5R रेजिस्टेंस और 3R रेजिस्टेंस दे आर इन पैरेलल। तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसकी वैल्यू अगर निकालनी हो तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/1.5R प्लस 1/3R। इसकी वैल्यू निकालें तो 2 + 1/3R विच इज इक्वल टू 3/3R, यानी कि R पैरेलल इज इक्वल टू R। तो इन दोनों का जो साथ में मिलके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है R। तो बेसिकली हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, अगर ये पॉइंट X है, यहाँ पे A है जिसका रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे B और C के बदले में हमने R पैरेलल को डाल दिया जिसकी वैल्यू R ही है। R पैरेलल की वैल्यू भी हमने R ही निकाली है, राइट। और इस तरफ पॉइंट Y है। तो हमारा ऐसा सिंपल सा सर्किट बन गया। तो अब अगर यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है, वही करंट I यहाँ से भी फ्लो कर रहा है और वही करंट I यहाँ पे फ्लो कर रहा है, राइट। तो इससे क्या पता चल रहा है कि R और R पैरेलल जो है ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, चूंकि जब हमने ये देखा कि 1.5R और 3R ये दोनों पैरेलल में हैं, तो हमें तुरंत ही एक बात पता चल गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B है और जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C है वो दोनों तो बराबर होगा, राइट। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा ही होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। तो यानी कि ये 4 ऑप्शन में से थर्ड या फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट नहीं ही होगा, या तो पहला ऑप्शन करेक्ट है नहीं तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। तो अब अगर हम इस R रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें, दैट इज VA अगर हम निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू होगी IR, ठीक है। और अगर हम VB निकालना चाहें या VC निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I इंटू R पैरेलल, लेकिन R पैरेलल की वैल्यू भी R ही है, तो यानी कि VB या VC दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी IR। तो बेसिकली VA, VB और VC सभी की वैल्यूज सेम आ रही हैं, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है A, दैट इज VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC। तो यहाँ पे ये VA के साथ ये बराबर इसलिए हुआ क्योंकि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो है वो R आ गई, तो उसकी वैल्यू जो है इस रेजिस्टेंस के बराबर आ गई, इसी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सब में सेम आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, each resistor shown in the figure has a resistance of 10 ohms and the battery has an EMF of 6 volts. What will be the current supplied by the battery? तो इस पूरे सर्किट में सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है ओवरऑल सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट की वैल्यू कितनी है। तो ओवरऑल सर्किट की बात करें तो करंट इज इक्वल टू द ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि करंट विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R EQ। यहाँ पे क्योंकि जो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज बेसिकली द EMF ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब E तो हमें पता है लेकिन R इक्विवेलेंट हमें नहीं पता है, तो अभी हमारा मेन टास्क है इस सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। उसके लिए हम रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। अगर आप अरेंजमेंट्स देखें तो ये काफ़ी रिजेंबल कर रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज को। इनफैक्ट अगर आप इस पॉइंट को X नाम दे दें तो कैसा है अरेंजमेंट, एक रेजिस्टेंस इधर एक इधर, बेसिकली दिस इज लाइक P Q R S। तो हम क्या कहते हैं, अगर P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S होता है तो हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो यहाँ पे तो सबकी वैल्यू 10 है, तो ऑब्वियसली P बाई Q भी 10 बाई 10 है और R बाई S भी 10 बाई 10 है, तो दिस इज बैलेंस्ड कंडीशन। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट देखें सो दिस इज लाइक अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो क्या होता है, नो करंट फ्लोज थ्रू द मिडिल आर्म, दैट इज नो करंट फ्लोज थ्रू XY। तो XY से जो है कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब उसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है इसका इस सर्किट में कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसके थ्रू करंट जा ही नहीं रहा है, तो इसका होना ना होना ऑलमोस्ट बराबर है, राइट। तो 10 ओम रेजिस्टेंस को हम कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। तो अब जो R इक्विवेलेंट है वो निकालना बहुत इजी हो गया, क्योंकि अब तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो दोनों 10 ओम का रेजिस्टेंस है ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, 10 प्लस 10 दैट इज 20 ओम्स। उसी तरह हमें दिख रहा है कि ये दोनों 10 ओम का रेजिस्टेंस जो है ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, यानी कि सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 20 ओम्स। तो हमारे पास क्या बचा, एक 20 ओम का रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद एक और 20 ओम का रेजिस्टेंस। तो इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट जो है वो हो जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 20, दिस इज इक्वल टू 2 बाई 20, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 10। तो हम कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 ओम्स। तो ये पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस हो गया। तो अब हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं, E डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, सो दिस इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर्स। तो A राइट ऑप्शन है। Question number 6. A metal plate weighing 750 grams is to be electroplated with 0.05% of its weight of silver. If a current of 0.8 amperes is used, find the approximate time needed for depositing the required weight of silver. ECE of silver is 11.8 into 10 to the power minus 7 kg per coulomb. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम ECE का मतलब समझते हैं। ECE क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इसका क्या मतलब होता है,
इसका मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस का वेट जो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे। जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो क्या होता है, उसमें आपके पास एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से करंट फ्लो करता है। तो जब हम किसी कुछ अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो एक सब्सटेंस का जितना वेट डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यानी कि इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज बेसिकली जितना सब्सटेंस का वेट डिपॉजिट हो रहा है, मतलब मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड पर यूनिट चार्ज फ्लोइंग, मतलब एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होता है, यानी कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होने पे कितना वेट उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पे जमा हो रहा है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्योंकि करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज को हम I इंटू टी भी लिख सकते हैं, वेयर टी इज द टाइम टेकन। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन है। तो हर एक मेटल के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के लिए। जैसे सिल्वर के लिए भी ये वैल्यू है 11.8 इंटू 10 टू द पावर -7 kg पर कूलम, यानी कि जब एक कूलम चार्ज फ्लो करता है तो 11.8 इंटू 10 टू द पावर -7 kg ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड पे जमा होता है, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितना टाइम चाहिए होगा सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए। अब कितना वेट ऑफ सिल्वर को डिपॉजिट करना है वो देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि इट हैज़ टू बी, द प्लेट हैज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ 0.05% ऑफ इट्स वेट ऑफ सिल्वर, यानी कि जो वेट ऑफ सिल्वर है दैट इज इक्वल टू 0.05% ऑफ 750 ग्राम्स, 0.05% ऑफ इट्स वेट, और इसका वेट कितना है 750 ग्राम्स। तो इतना सिल्वर हमको जमा कराना है, इतना सिल्वर डिपॉजिट कराना है। तो दिस इज इक्वल टू 0.05 by 100 इंटू 750, दिस इज इक्वल टू 0.375 ग्राम्स, मतलब इतना ग्राम ऑफ सिल्वर को हमको डिपॉजिट कराना है। तो बेसिकली अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो आपको m की वैल्यू पता है, अब ECE भी आपको पता है, करंट की वैल्यू भी पता है 0.8 एम्पियर्स, तो हम आराम से t की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज टाइम टेकन। सो t इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई I इंटू ECE। तो m की वैल्यू हो गई, अच्छा ये ग्राम्स में है, इसको kg में कन्वर्ट करते हैं, 3.75 इंटू 10 टू द पावर -4 kg। तो m हो जाएगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू है 0.8 मल्टीप्लाइड बाय ECE विच इज 11.8 इंटू 10 टू द पावर -7। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 397 सेकेंड्स। इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 6 minutes 37 seconds। तो ये हमारा आंसर है 6 minutes 37 seconds। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं चलेगा, इसके बाद खुद को करना पड़ेगा प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड आई एम श्योर यू विल नेल इट। ठीक है, तो मैं जल्दी ही मिलूंगी आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।